इस साइड की जिधर आईटी टीम बैठी उसकी एमसीबी की बार बार तो आ रखा बिजली वाला। गिलास हमने इसके खराब कर लिए हैं। चले भाई शुरू करें प्रोग्राम। हाँ हाँ जयप्रकाश जी, क्या हाल चाल चल रहे हैं? अरे है? अरे नहीं यार, ये कोई भी उठाता फिर वापस दे देता। और देख लो, मैं मेरी जेब में अक्सर रहते नहीं। नहीं नहीं, ये मुझे मैडम ने दिए थे, कुछ चेंज थे तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, इसमें 10-10 भी थे, 20 भी थे। नहीं कुछ चेंज थे कि वैसे पूजा में रखने होते ना बार बार, इसलिए तो जेब में रह गए हमारे। मेरा कोई क्या इंडिविजुअली खर्चा तो मेरा 0 है। 15 कहाँ है? खर्चा मेरा होता ही नहीं। है पता नहीं, लेकिन मेरे घर वाले या मेरे यार दोस्त कहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा खर्चे वाला आदमी। कभी हमारे स्टाफ सदस्यों से या कभी बात करके देखना, खुद पे क्या खर्चा करना, क्या करना। बच्चों पे करते हैं हम, जो चीज़ों का हमें अभाव रहा हम प्रयास करते हैं हमारे बच्चे पहने या हमारे बच्चे मजे ले इस चीज़ के, है कि नहीं? खुद पे क्या करना, जैसे बढ़िया भी चल रहा, लग जा तू नौकरी पे तब कराऊंगा तेरा खर्चा मैं अपना। अरे नहीं यार, पहली सैलरी अपने माता पिता को देना, है कि नहीं? जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से पाला है, बड़ा किया है, सपने देखे हैं। प्रभु की दया से मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से रहती नहीं है, ईमानदारी से, और बच्चों से रखनी भी नहीं चाहिए। ये तो नदी है, चलती हुई नदी है। आज तुम बैठे हो इस चेयर पे, कल कोई और बैठेगा। है गुरु दक्षिणा देना है तो ठीक है अपना। आगा है क्या बनवा देगा? पिलर ये गुरु दक्षिणा तो हम इलाहाबाद में खर्च करवाएंगे इससे। ये अजय भी बोल रहा है कुछ। अजय से तो मैंने एसी लगवानी सब में, अजय की जब नौकरी लगेगी। अच्छा, अब इसके तुम्हारे तो दो दो बढ़िया अपना इस पे। खुद ही बिजली चोरी करवा रहे चलो भाई बच्चों, फिर शेयर करो तुम धमाकेदार, कमेंट बच्चों के बंद किए जाएं। और कहाँ चल रही है क्लासेस? अबे यहीं से पढ़ो, अब जो पढ़ना है भाई सब अपलोड कर देंगे हम। हाँ तुम लोग को, हम लोग भी है। हाँ तो तुम भी आ जाना, गुरु दक्षिणा को कोई मना है? आज पहली बार तो दिलदारी दिखाई किसी ने, मत दिखाई है। चलिए, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा है कि ये जो पार्ट हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं, इससे एक ही चैप्टर से तो बहुत कुछ नहीं आना, लेकिन थोड़े थोड़े एक एक दो दो सवाल आने का चांसेज है। जैसे सर्किट ब्रेकर से कुछ आने का चांसेज रहता है, रिले से कुछ आने का है,
ये कह सकते हैं कि रिले, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को मिलाकर एक अच्छा 3, 4, 5 सवाल तक आने की संभावना रहती है। इन्हीं के साथ हम लोग जैसे लाइटनिंग अरेस्टर भी हमें जोड़ना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग अरेस्टर भी ट्रांसमिशन लाइन हो या ट्रांसफार्मर हो या कहीं पावर सिस्टम के अलग अलग इक्विपमेंट को सुरक्षा प्रदान करता है। तो लाइटनिंग अरेस्टर, रिले, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही जरूरी और आवश्यक माना गया है। तो ये कहें कि यहाँ तक सब लोगों ने इससे पहले जितने चैप्टर हुए हमारे, जनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, वेरिएबल लोड, टैरिफ वाला पढ़ा था हमने, इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट पढ़ा था, रिले पढ़ा था, सर्किट ब्रेकर हो गया, हाँ पावर फैक्टर भी तो पढ़ा हमने, पावर फैक्टर भी पढ़ा, फॉल्ट भी पढ़ा, केसीएल भी पढ़ लिया था, फिर तो प्रतिरोध भी पढ़ लिया था है। हाँ तो मेरे हिसाब से 10-12 चैप्टर है ये, तो यहाँ तक सबने खत्म कर लिया। अच्छा कौन है जिसने खत्म नहीं किया है भाई? क्यों? अच्छा ज़्यादा नहीं रहा, बाकी सबने खत्म कर लिया यहाँ तक, क्योंकि तो हाँ भाई तुमने कर लिया, एक क्लास रह गई, तो इसे कब निपटाएगा? सुबह वाली थी तो निपटा लो इसे। आप लोगों ने जितना है अब तक खत्म कर रखा हमने, क्यों? कल करके आओगे पक्का? आज की रात तो तुझे पूरी रात पढ़ना पड़ेगा फिर। अच्छा आप लोगों ने, आपने नहीं देखा? और ये लड़का नेक्स्ट वाला अरे सब ये पहली बार आए दोस्त, ये तो खुला दरबार है विक्रांत बैच, ये तो खत्म करके आओगे ना जब भी क्लास में। तो ये है कि भाई मोबाइल पे देखने से बढ़िया यहाँ डायरेक्टली बैठ जाते हो, सुख दुख की बात डायरेक्टली शेयर हो जाती है, दिक्कत होती है उस पर बात हो जाती है, पढ़ाई नहीं करोगे थोड़ी डांट फटकार लग जाती है। तो जब क्लास में आते हो तो जो अब तक पढ़ाए हमने वो सब चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए ना। ये सब क्लासेज हमारी पब्लिकली है, अवेलेबल है, तो इनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए ना। तो 1-2 दिन का समय है दोस्त, इन्हें खत्म कर लेना जितने भी है। ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उनको प्रॉपर अपना पढ़ के आएंगे, समाप्त करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट प्रोटेक्टिंग जो एलिमेंट है जिससे हमें सुरक्षा मिलती है, ये होता है हमारा फ्यूज। जनरली बेटा कम रेटिंग के लिए या कम वोल्टेज रेटिंग, करंट रेटिंग के लिए हम लोग फ्यूज को इस्तेमाल करते हैं। और बढ़िया चीज ये है कि फ्यूज पूर्णतः ऑटोमेटिकली काम करता है, इसे ना किसी रिले की जरूरत है ना कुछ। जब भी करंट एक लिमिट से ज्यादा, घरों में देखा है ना नॉर्मल से, ये जैसे इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो कहीं ना कहीं पाला पड़ता है इन चीजों से। कई जगह पर तो आप गाड़ी में भी देखते हो छोटे फ्यूज लगे होते हैं। कई बार टेट्रा क्लोराइड बेस्ड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 बेस्ड फ्यूज आप देखते हो। HRC फ्यूज महंगा जरूर होता है लेकिन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। कार्टेज फ्यूज एक गोल शेप में होता है, ये इसमें तो है नहीं, राउंड टाइप में ना, इस तरह का रहता है एक राउंड। हाँ राउंड फ्यूज बहुत कम फेमस हुआ है बेचारा। तो देखिए बेटा फ्यूज का काम क्या है, हम लोगों ने लिखा है कि जो फ्यूज है, मैं हिंदी में मेंशन करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो फ्यूज होता है वो किसी भी लाइन में श्रेणी में जोड़ा जाता है और यह नॉर्मल धारा से ज्यादा जब भी धारा बहती है तो ये पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है जी। जनरली अगर हम उदाहरण लेकर चले तो घरों में हम इसे लगाते हैं, किटकैट, इसे हम ज्यादातर देखते भी हैं, लगाते भी हैं, डील भी करते हैं। कई बार फ्यूज खराब हो जाए तो निकालते हैं, तार बदलते हैं, फिर इसे इस्तेमाल किया करते हैं।
फिर हमें ये पढ़ना है कि फ्यूज यूज करने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और फिर ये देखना है कि जो फ्यूजिंग मटेरियल है, जो हम कुछ मटेरियल सेलेक्ट करेंगे फ्यूज बनाने के लिए, उस मटेरियल की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर, ये सब हमारे फेवरेट पदार्थ है, लेकिन समस्या यह है कि इन सब में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो फिर हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि यार 10 एम्पियर रेटिंग तक, जैसे घरों वरों में हम लोग लैट्रिन वाले भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े इंस्टॉलेशन है उन सब में फिर हम लोग अपना कॉपर बेस्ड, सिल्वर बेस्ड फ्यूज को अपना इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल ऑलरेडी आ चुका है कि जो हम टीन और लेड का बनाते हैं, इसमें प्रतिशत का रेशियो किस हिसाब से लिया जाता है। इसकी हम तुम्हें याद रखने का एक तरीका भी बताएंगे। जैसे लेड बनता है एल से, एल मीन्स लीस्ट, लीस्ट माने कम, 37% लेड होगा, टीन हमारा 63% है। तो कभी भी उल्टा कंफ्यूजन में आप करोगे ही नहीं। तो चलते हैं, ये देखिए फ्यूज, ये जो लाइनें हम लोगों ने लिखी है, इसका मतलब है कि ये तो हमने इंग्लिश में लिख दिया, हम अपने हिसाब से तुम्हें पूरा हिंदी में लिखवा देते हैं। यह पूर्णतः एक ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली है। हाँ तो लिखो भाई। नहीं नहीं, और हमने कहा तो हम लिखेंगे इसे, तो लेकिन तुम भी तो लिखोगे। फ्यूज हेडिंग डालो। ये लाइन लिखने की बजाय मैं इनसे भी और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखवाता हूं। ये लाइनें मैंने जो लिखी हुई है, ये लाइनें मुझे जैसे जेई वाले बच्चों के लिए लिखी थी मैंने, लेकिन तुम्हारे पास में इनसे और थोड़ी सी ज्यादा कुछ लाइनें जोड़ने पड़ेगी इसमें। यह पूर्णतः एक ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली है। यह ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी धारा नॉर्मल से ज्यादा बहती है, जब भी धारा नॉर्मल से ज्यादा बहती है तो फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है तथा परिपथ यानी सर्किट ब्रेक हो जाती है। जब भी धारा नॉर्मल से ज्यादा बहती है तो फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है तथा परिपथ ब्रेक हो जाती है। फिर इसमें लिखना है, यह श्रेणी में लगाया जाता है। बेटा एक शब्द आता है, इसे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। यह प्रोस्पेक्टिव धारा से सुरक्षा देता है। कुछ ऐसा भी कई बार पेपर में दे देता है।
अरे लिख लिया आपने ये? हाँ बिल्कुल बेटा, वो जो कहानी है ना लाइव वाइव वाली, वो भी बाकी है। है जी? अरे बोलो बोलो। मैंने कहा कि अभी एक टर्म आएगा हमारे पास में ना, ग्राफ्स के माध्यम से समझाएंगे। जो आप कह रहे हैं ना, एक चैप्टर है छोटा सा, जब हम अर्थिंग पढ़ेंगे तो एक न्यूट्रल ग्राउंडिंग बताएंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। तो हम बताएंगे पूरा चित्र बनाकर कि भैया हम लाइव वायर में लगाएं या न्यूट्रल में लगाएं। अभी तो जैसे लिखा देंगे कि लाइव में लगाएंगे या फेज में लगाएंगे, तो उसका उतना फायदा नहीं होगा जितना हम चित्र बनाकर समझाएंगे इसे। बना लिया जी? अब बनाएंगे फ्यूज से सुरक्षा के फायदे। फ्यूज से सुरक्षा के फायदे, यानी फ्यूज को जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस दौरान क्या क्या फायदे हैं। फ्यूज से सुरक्षा के फायदे बताते हैं जी क्या क्या। देखो बढ़िया चीज है, पहले सुनना आप लोग ना आराम से। क्या हम कहें कि यह साधारण सुरक्षा प्रणाली है? अरे आपको रिले विले सेटिंग वेटिंग कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। यह एक साधारण सुरक्षा प्रणाली, यह सस्ता होता है, यह पूर्णतः ऑटोमेटिक है, यह बहुत कम समय में फॉल्ट को क्लियर कर देता है। भाई जल जाएगा तो फॉल्ट अलग हो जाएगा, यही तो है। अब ड्रॉबैक क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हम हाँ इसमें ये भी हम लिखेंगे, किसी प्रकार का कोई नॉइज नहीं है, नॉइजलेस ऑपरेशन मिल जाएगा। सर्किट ब्रेकर को देखा कभी हमने? क्या आर्क 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 चिल्ला रहे थे, आग लग गई भाई आग लग गई, इसे बुझाओ। सर्किट ब्रेकर में सुबह यही तो चल रहा था। कभी तुमने देखा कि फ्यूज में भयंकर आग लग गई और कुछ व्यवस्था अपना रहे हो? तो आग के जो चांसेज हो ना के बराबर है, किसमें? फ्यूज में। तो ये सब इसके एडवांटेज है, फायदे है। लेकिन ऐसा नहीं कि डिसएडवांटेज भी है। जब फ्यूज मेल्ट हो जाता है तो तुम्हें बदलने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा हाई रेटिंग के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते। रेटिंग के अकॉर्डिंग फ्यूज को सेलेक्ट करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, यानी कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है भाई। तो ये इसके नुकसान है। अब फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि ये रिले वाला सिस्टम नहीं है। रिले और सर्किट ब्रेकर फॉल्ट क्लियर होने के बाद नॉर्मल हो जाता है मामला। अभी एक बार जल गया तो कुछ तो ऐसे कि दोबारा बदलना ही पड़ेगा। एचआरसी कुछ हिम्मत करता है। एचआरसी जो फ्यूज होता है, हायर अपस्ट्रीम कैपेसिटी फ्यूज, वो कुछ देर तक बेटा फॉल्ट करंट को परमिट करता है, बहने देता है। कुछ देर में अगर फॉल्ट क्लियर हो जाए तो ये नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन अगर फॉल्ट का जो समय काल है अगर वो लंबा हो जाए तो बेचारा वो भी डैमेज हो जाता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसमें चलिए लिखेंगे, यह एक साधारण सुरक्षा प्रणाली है। यह एक साधारण सुरक्षा प्रणाली है। यह सस्ता होता है, इसमें नॉइज नहीं होता है, इसमें
आर्क की समस्या नहीं, इसमें आर्क की समस्या नहीं है। और क्या जोड़ सकते हैं, सोचो जी। हाँ, इसमें ऑटोमेटिक सुरक्षा मिल जाती है। ये तो बतेरे हो गए, इतने लिख लो। लिख लिया भाई। अब बेचारे के इसके नुकसान भी लिख लो। क्या क्या लिखे जी? हम ये लिखते हैं कि फ्यूज एलिमेंट को रिपेयर या बदलने में समय लग जाता है। फ्यूज एलिमेंट को बदलने में समय लगता है। यह ज्यादा रेटिंग के लिए नहीं होता है। धारा के हिसाब से चयन करना थोड़ा मुश्किल होता है दोस्त। धारा के हिसाब से चयन करना इसका थोड़ा मुश्किल काम होगा। अरे इतने लिख लो, और क्या बेचारे को इसे बिल्कुल खत्म ही करोगे, डिसएडवांटेज ढूंढोगे इसमें। इतने भी इन भावना से न देखो यार, इतना बुरा थोड़ा है बेचारा ये। फ्यूज ही तो है बेचारा। अब लिखो फ्यूज पदार्थ की विशेषता। हम ऑपरेटिंग टाइम बताएंगे ना अभी, 0.001 होता है, 0.002 सेकेंड। हमको फ्यूज के पदार्थ की विशेषताएं, भाई फ्यूज पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए ये लिखना है। और लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई पदार्थ मिलता नहीं कि जिसमें एक में बेटा ये सब चीजें मिल जाए। होनी चाहिए अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई मिलता नहीं है। फ्यूज मटेरियल की क्या क्या
अबे कहाँ भाग गया भाई ये? क्या क्या विशेषताएं देखिए बेटा, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। चलो जी आप बताओ क्या क्या लिखे फिर बताओ। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, समझाएंगे ना, इधर उधर ना देखो दोस्त। अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पे पिघल जाएगा, अगर मेल्टिंग पॉइंट कम हो गया तो ये तो थोड़े से तापमान पे पिघल जाएगा। हम यही तो चाहते हैं कि भाई नॉर्मल में काम बढ़िया करे, और जब भी कोई फॉल्ट वगैरह हो, नॉर्मल से धारा ज्यादा बहे तो ये पिघल जाए, यही तो चाहते हो। तो हम कहते हैं कि देखिए जी, अगर तुमने सेलेक्ट कर लिया भयंकर वाला हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला, तो लोड करंट पूरा हाई भी हो गया तब भी नहीं पिघला ये। सुरक्षा कब मिलेगी? जब फॉल्ट होने के बाद भाई ज्यादा धारा बहे तो नॉर्मल से धारा ज्यादा बहते वो पिघल जाए। तो अगर बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट रखोगे तो पिघलेगा ही नहीं, और जब ये पिघलेगा तभी सुरक्षा मिलेगी, अन्यथा ये जुड़ा रहा तो फिर कोई फायदा नहीं फ्यूज व्यूज लगाने का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। मेल्ट मतलब पिघलना भाई, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट लिखेंगे लो रजिस्टिविटी, हिंदी में कहते हैं रजिस्टिविटी को प्रतिरोधकता, या फिर हाँ भाई बहुत टैलेंटेड हो तुम तो, विशिष्ट प्रतिरोध। लो रजिस्टिविटी होनी चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट किसका दोस्त? हाँ अभी रुको, ये छोटू बताएगा। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है भाई? हाँ यार तुम्हें ओम मीटर। और ये किस किस पे निर्भर करता है? रुक जाओ, पदार्थ के प्रकार और तापमान। भाई इसका तो हो गया सिलेक्शन, ये तो बहुत तगड़ा पड़ रहा है लड़का। सर मेरे को आपका नंबर दिया था, बताया था कि हमें जूनियर इंजीनियरिंग की कोचिंग। हाँ अरे मैं तो ये कहते हैं लड़का बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, वेरी गुड। रजिस्टिविटी प्रतिरोधकता, अच्छा जी। लो मेल्टिंग पॉइंट, देखो जो लो मेल्टिंग पॉइंट है ये दो पदार्थ में आसानी से मिल जाता है। ये मिल जाता है यार
टीन और लेड में है जी। अब लो रेजिस्टिविटी हमें मिलती है सिल्वर में और टीन में। कब से लो रेजिस्टिविटी भाई? अबे टीन तो कहीं गया गुजरा है ये। तो ये किस में मिलती है? सिल्वर और कॉपर। अच्छा जी। चांदी और तांबा, इसलिए तो बोलता हूं पढ़ लो, नहीं तो अब देखो करवा चौथ आ रहा है, घरवाली से लड़ाई होगी तुम्हारी। वो कहेगी गोल्ड का चाहिए, प्लेटिनम चाहिए, तुम कहोगे कि इसमें काम चला लो सिल्वर में है। इसलिए पढ़ लो, जरूरी है जीवन में। एक होना चाहिए ऑक्सीकरण के कारण पदार्थ समाप्त नहीं होना चाहिए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं फ्री फ्रॉम डेटोरेशन। फ्री फ्रॉम डेटोरेशन फ्रॉम ऑक्सीडेशन। अरे ऑक्सीकरण लिखते हैं बच्चों इसे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण के कारण होता क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं यदि आप नेचर में ऐसे ही रख दो इसे, तो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण के कारण वो धीरे धीरे बेचारे घिसते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन जो रहता है, एक विशेषता है ये सिल्वर में, ये विशेषता है सिल्वर में। कॉपर में ज्यादा होता है, ये स्क्रैप वैल्यू बहुत निकलती है कॉपर में। तो ये विशेषता मिलती है हमें देखो सिल्वर में। ये कहां मिली हमें? टीन या लेड में। ये कहां मिली हमें? सिल्वर और कॉपर में। यानी ये कहा कि भाई समझौता करना पड़ेगा, सारी विशेषता एक पदार्थ में मिल नहीं रही। फिर ये भी हम क्या क्या विशेषता हमें चाहिए? सस्ता भी तो हो, सस्ता होना चाहिए। अब ये भी हमें देख के चलना है। जितना जरूरी ज्वेलरी था उतना जरूरी पावर सिस्टम में ये पदार्थ भी हमें चयन करने हैं। अमीरों वाले नहीं करने हमें, यहाँ पैसे की बचत करके चलनी है। तो सस्ता होना चाहिए, ये मुख्य विशेषता है। और भैया पहली दो पर लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब देखो कॉपी पेस्ट पे ध्यान देना। लो रजिस्टिविटी को लिखने का अलग तरीका है, कई बार हाई कंडक्टिविटी भी लिख देता है। लो रजिस्टिविटी का ही मतलब है हाई कंडक्टिविटी से। अरे कंडक्टिविटी बोले तो चालकता, उच्च चालकता। ठीक है भाई। तो यार हमने कहा कि देखो ये सब हमें एक ही पदार्थ में तो मिल नहीं रहे, तो हमें समझौता करना पड़ा। अब देखिए बेटा, जो लगभग 10 एम्पियर से कम होता है, लगभग जो 10 एम्पियर से कम, उसे हमने चयन करना शुरू कर दिया जी टिन और लेड के अलॉय मटेरियल को। पेपर में ये बहुत खास है इनके कॉम्बिनेशन, ये एक बार आ भी चुका भैया। ये चीजें जितनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। अब इसमें पूछता है प्रतिशत, किसमें कितनी है जी। देखो टीन की जो प्रतिशत है ये है 63%, और लेड की जो है ये है, पेपर में कभी नहीं भूलोगे, एल का मतलब आप अपने दिमाग में रख लो लीस्ट। लीस्ट माने हिंदी में होता है कम, फिट रखो। हमने कहा ना कंटेंट बहुत ज्यादा है यार, ना अपने कुछ जुगाड़बाजी लगानी पड़ेगी।
लीस्ट मतलब कम, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि भाई 63 किस में और 37 किस में। तो ये हो गया जी, हमने कहा कि 10 एम्पियर से कम वाले हमारी ये ठीक है, तो हम डोमेस्टिकली इनको बहुत अपनाया हम लोगों ने। लेकिन जब हम लोग थोड़ा ऊपर 100 एम्पियर तक हम सोचने लगे, 10 एम्पियर से ज़्यादा, तो फिर हमारे लिए था भाई कॉपर। फिर हमने कहा कि जहां हमें पैसे की परवाह नहीं, सुरक्षा की ज़्यादा परवाह थी, तो हम लोगों ने फिर सिल्वर को सेलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे उच्च रेटिंग के लिए उच्च रेटिंग के लिए फिर हम लोग किन पे गए बेटा, कॉपर व सिल्वर को यूज करते हैं। है नहीं नहीं, ये अलग है, कॉपर प्योर वाला, सिल्वर अलग, मिक्स नहीं करके करेंगे। वह या लिख लो, कॉपर या सिल्वर, ऐसे नहीं, मिक्स नहीं करना ये। हाँ, ऐसा रिस्क नहीं लेना, फिर घर में और लड़ाई होगी। जोलाई सच बता दो, फिर तो वही काम है ना कि चांदी पे सोने का पानी फिरवा के ले आए भाई, ये ना करो। जुलाई सच बताओ। अरे ने देख, वो बोल रहा था मैं शादी करूंगा तो आपके लिए प्लेन लेके आऊंगा आपको लेने। टिकट, ओए नालायक, सुबह बात यही हो रही थी, अभी इसने बोला प्लेन का टिकट। देखो भाई तुम लोग गवाह हो। चलिए देखिए, बस टेंशन ना लो, 1 घंटे का और है, 1 घंटे का और है, निपटा लो इसे। ये छोटे छोटे चैप्टर है, 2 बार आओगे तब भी एक एक चैप्टर, इसलिए कल हम एक ही साथ बुलाएंगे आपको, एक ही साथ परेशान करेंगे 8 से 11, 11:30 बजे तक हम 2 चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है जी, थकने की जरूरत नहीं है। शाम को अपना सब अपना इसमें रावण को देखने जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे किसी थ्योरी नहीं लिखा। अरे रजा साहब, ऐसी किसी किताब में थ्योरी नहीं कि बच्चे ने 2 घंटे अगर घूमने चला गया तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये तुम लोगों ने अपनी छोटी छोटी धारणाएं बना रखी, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है जबरदस्ती का। तो कल आफ्टरनून में आप 2-3 घंटे अपना घूम फिर सकते हो भाई। हाँ क्या, ए भाई किस
ये गौरव है, गौरव। ये गौरव ही था, हैं? चलो बेटा, देखो जी, जब हम लोगों ने इसको ध्यान से समझना है, इस पर फ्यूजिंग फैक्टर बनता है। देखिए बेटा, इस एक्स पर लिया है हम लोगों ने धारा को, सॉरी समय को, और इस पर लेंगे आप धारा को। देखिए जी, जब ये समय का धारा से हम रिलेट करते हैं तो यहाँ 3-4 चीजें हैं बेटा। धारा बढ़ा, मतलब करंट बढ़ना शुरू हुआ, तो एकदम से तो मेल्ट नहीं होगा फ्यूज, तो धारा बढ़ते बढ़ते बेटा इस पॉइंट पर पहुंचा, और इस पॉइंट पर पहुंचते ही इस पॉइंट को बेटा हम लोगों ने रखा है कट ऑफ करंट। इस पर जाकर ये कट ऑफ करंट पर मेल्ट होना शुरू हुआ। अब ऐसा भी नहीं होगा कि मेल्ट होते एकदम करंट जीरो हो जाए, थोड़ा समय लगेगा जीरो होने में। तो ये धीरे धीरे करते करते बेटा यहां आ गया भाई, करंट धीरे धीरे बढ़ा, कट ऑफ यानी कि मेल्ट हुआ। अब धीरे धीरे से ये करंट एकदम जीरो नहीं आएगा, थोड़ा समय लगेगा। ये समय आपका 0.001 सोच कर देखो तो ना सेकेंड, यानी बहुत कम समय, यानी कि 1 मिली सेकेंड, 1-2 मिली सेकेंड, इतना। तो देखिए जी, इसमें 2 चीजें हैं बेटा। एक समय कहलाता है जीरो से, करंट की जीरो वैल्यू से हम कहें कट ऑफ करंट, उस समय को कहते हैं हम लोग प्री आर्किंग पीरियड। प्री आर्किंग पीरियड का मतलब है कि इस दौरान में आर्क कहां है, ये वाले पॉइंट पर, तो इससे पहले वाला पीरियड। आर्क तो यहां भी है लेकिन थोड़ा कम है, मतलब हल्की फुल्की स्पार्किंग होना शुरू हो गई। इसमें ऐसा नहीं कि ब्लास्ट देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का। और बेटा इस समय को कहा जाएगा आर्किंग पीरियड। तो ये पूछ लेता है कि आर्किंग पीरियड से आप क्या समझते हैं। आप कहेंगे कि करंट को कट ऑफ वैल्यू से जीरो पहुंचने में लिया गया समय आर्किंग पीरियड कहलाएगा। और यहां से लेकर इन दोनों को यदि हम जोड़ दें तो इसे कहा जाएगा टोटल ऑपरेटिंग पीरियड। टोटल ऑपरेटिंग पीरियड का मतलब है कि भाई देखो, प्री आर्किंग पीरियड का मतलब है जब करंट नॉर्मल वैल्यू से कट ऑफ वैल्यू तक पहुंच जाए। ठीक है जी, हाँ नॉर्मल वैल्यू
वो जो आप जीरो कह रहे हैं ना, जीरो के आसपास जो वैल्यू है जब नॉर्मल की स्थिति में काम कर रहा है, ये था वो। जैसे मुझे जनरली ये स्टार्ट हमेशा 0 एम्पियर से ही करना है। फॉल्ट समझिए जरा, ये बेटा कोई एलिमेंट है, जब ये नॉर्मल काम कर रहा है ना तो ये एक्टिव नहीं है, ये करंट को सीधे पास कर रहा है, तो ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल करंट इसके लिए क्या है कि इसके लिए कुछ नहीं रोल है, उसका रोल नहीं है। धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक ऐसा करंट जिस पर जाकर ये बेचारा मेल्ट हो जाए, वो क्या कहलाएगा? कट ऑफ। शब्द से पहचानो, कट हो गया जी, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो से कट ऑफ वैल्यू या कट ऑफ करंट तक क्या कहलाएगा? प्री आर्किंग पीरियड। फिर आपको कहेगा कट ऑफ से फिर से जीरो आ जाना क्या है? फिर आपसे पूछेगा टोटल एलिमेंट या फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? तो प्री आर्किंग पीरियड और आर्किंग पीरियड का योग होता है। तो जैसे इसमें कट ऑफ करंट लिखा है, कट ऑफ करंट का बताइए मीनिंग क्या समझ रहे हो? यह धारा का वो मान है जिस पर जाकर मेल्ट, या ये कहें कि धारा का वो मान है जिसके बाद में फ्यूज अपना काम करने के योग्य नहीं है। ठीक है जी, तो इसमें लिखिए आप कि यह धारा का वह मान है जिसके बाद में फ्यूज एलिमेंट धारा को फ्लो कराने में सक्षम नहीं है। भाई अब क्या जाएगा बेचारा धारा इससे ज्यादा? अब तो ये गया जी अपना यहां तक अपना पहुंचा और यहां के बाद में हो गया देखिए कट ऑफ। भाई जिसने वो किताब के पैसे नहीं दिए वो जाके दे देना तमीज से। अच्छे संस्कार लाओ, लूटने वाली आदत मत बनाओ। बाई चांस हो जाता है, गलती से छूट जाता है, तो जाके दे देना याद करके। अब देखिए इसमें टोटल जो ऑपरेटिंग पीरियड है वो रहता है हमारा प्री आर्किंग पीरियड प्लस में देखो हमेशा ये दिमाग में रखो बेटा। अब इसमें देखो ज्यादा कौन सा है? प्री आर्किंग पीरियड, और कम कौन सा है? आर्किंग पीरियड। आर्किंग पीरियड कम होता है। प्री आर्किंग पीरियड 0.001 सेकंड के आसपास होता है बच्चों, और जो टोटल ऑपरेटिंग पीरियड है 0.002 सेकंड से कई बार 0.003 सेकंड तक हो जाता है। अरे 1-2 मिनट नहीं छोड़ना तुम्हें कभी कि धारा बहना अलाउ कर दो 1-2 मिनट, मामला हो जाएगा खराब। ये सेकंड है दोस्त।
हम्म। ठीक है भाई। लिख लिया, बना लिया। हम्म। हाँ, टोटल ऑपरेटिंग पीरियड कितना होता है? तो 2 मिली सेकेंड या 3 मिली सेकेंड के आसपास होता है फ्यूज का। लिखा भाई बच्चों इतना? अरे लिख लिया इतना? देखो देखो, अब शुरुआत हुई थी हमारी यहां से फ्यूज को लेकर, ये चीजें पढ़ना जरा इन्हें। ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली है। पढ़ लिया जी? पहले 2 पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पेपर में जाके गड़बड़ मत कर देना। पहले 2 पॉइंट, ये पॉइंट पढ़ ले यार। हो गया जी? हैं? इसे धारा समय करेक्टरिस्टिक्स हो गया जी? देखो जी, फ्यूज में ये देखने को मिलता है कि जो धारा और समय की विशेषता है, ये होती है यार इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि यदि धारा का मान ज्यादा है तो वो कम समय में ही ऑपरेट हो जाता है। तो ये सेंटेंस भी बहुत जरूरी है। धारा की विशेषता टाइम
इनवर्स प्रकार की होती है। यदि वोल्ट धारा ज्यादा हो तो यह बहुत कम समय में ऑपरेट हो जाता है। कम समय में, तो इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखते हैं। धारा ज्यादा, कम समय। चले भाई, चलिए जी, कुछ मेन चीजें हैं बेटा। अरे ये मेन चीजें हैं, अब कुछ घबराओ नहीं, हम है ना हिंदी। एक शब्द होता है देखिए, फ्यूजिंग करंट। ये वो मिनिमम वैल्यू होती है बेटा धारा की जिस पर जाकर फ्यूज मेल्ट हो जाता है। तो फ्यूजिंग करंट में यही लिख लो कि यह धारा का वो मान होता है जिस पर फ्यूज पिघल जाता है। ठीक है जी, जिस पर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। It is defined as the minimum value of current at which fuse element or fuse wire melt। यही इंग्लिश में भी लिखा सकता है। यहां एक और जोड़ लो, यह धारा का वो न्यूनतम मान जिस पर फ्यूज पिघल जाता है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन ये कि फ्यूजिंग करंट क्या होता है, और भैया हमारे कहने से ये रिश्ता, ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो डी है, डी कहलाता है डायामीटर, फ्यूज एलिमेंट का व्यास, डायामीटर। अरे क्या दे रखा है, आई और डी का रिश्ता क्या है, 3/2 दिया है, 1.5। तो ये बेटा ये भी लिख सकता है कि आई समानुपाती डायामीटर 1.5। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं दोस्त। ये भी लिखा जा सकता है कि आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू डी की पावर 3। ठीक है भाई, एग्जामिनर क्या लिख रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए फ्यूजिंग जो करंट है बेटा ये समानुपाती है 3/2 के, यानी डायामीटर के पावर 3/2। अब एग्जामिनर इस फॉर्म में भी दे सकता है, 1.5 भी लिख सकता है। और एग्जामिनर भैया आई स्क्वायर समानुपाती डायामीटर की घात 3 ये भी दे सकता है। फिर से देखिए, फ्यूजिंग करंट जो होता है, फ्यूजिंग करंट वो न्यूनतम धारा है जिस पर जाकर फ्यूज मेल्ट हो जाएगा। ठीक है जी,
पिघल जाएगा। फिर इसमें लिखा गया है कि जो आई है बेटा ये डायामीटर के समानुपाती और डायमीटर की कितनी पावर 3/2 या 1.5 आई स्क्वायर समानुपाती डी क्यूब। तो एग्जामिनर के लिखने के अलग अलग तरीके हैं भाई, या तो ये इस रूप में देगा या हो सकता है इस रूप में लिखें, तो गड़बड़ मत कर देना। कुछ बच्चे आई स्क्वायर समानुपाती इधर देखेंगे ही नहीं, और इधर था 3/2, इस पे टिक लगा के आ जाएंगे कि यार कांस्टेंट ऑब्वियसली बात है। तो हमने लिख तो दिया समानुपाती, लिख भी रखा है फ्यूज कांस्टेंट ना। चलो जी, एक शब्द और एक परिभाषा और लिखेंगे इससे पहले बेटा। करंट रेटिंग या फ्यूज एलिमेंट की करंट रेटिंग, ये भी लिखेंगे आप। फ्यूज एलिमेंट की करंट रेटिंग, बताइए जी क्या हो सकती है करंट रेटिंग? यह धारा का वो अधिकतम मान है जिसे फ्यूज बिना पिघले फ्लो करवा सकता है। अरे अभी जो लिखाया था तुम्हें, फ्यूजिंग करंट पे तो पिघल जाए, और ये धारा का वो अधिकतम मान है जिसे फ्यूज बिना मेल्ट हुए बिना पिघले फ्लो करवा सकता है। ठीक है जी, तो इसमें लिखेंगे यह धारा का वो अधिकतम मान है, वो अधिकतम मान है जिसे फ्यूज बिना पिघले फ्लो करा सकता है। क्या लिखा जी? यह धारा का वो अधिकतम मान है जिसे फ्यूज बिना पिघले फ्लो करा सकता है। ठीक है भाई, तो यार ये बताओ, इसमें तो पिघलेगा नहीं और फ्यूजिंग करंट में पिघल जाएगा, तो ज्यादा कौन सा है भाई? फ्यूजिंग करंट है। तो यहां लिखेंगे कि जो फ्यूजिंग करंट है, फ्यूजिंग करंट सदैव करंट रेटिंग से ज्यादा होता है। फ्यूजिंग करंट सदैव फ्यूज के करंट फ्यूज की करंट रेटिंग से ज्यादा होता है। बेटा ये सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। कौन सा ज्यादा होगा? फ्यूजिंग करंट ज्यादा होगा, करंट रेटिंग कम होगा। चलो जी, फ्यूजिंग फैक्टर देखिएगा, सिर्फ सूत्र याद रखें, यह अनुपात होता है फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग का। यह अनुपात होता है फ्यूजिंग करंट और करंट रेटिंग का। अब ज्यादा को कम से भाग दिया है तो सदैव फ्यूजिंग फैक्टर, हाँ बिल्कुल सही। तो यहां लिखेंगे कि फ्यूजिंग फैक्टर, लिख दिया वैसे ना, ऑलवेज ग्रेटर देन यूनिटी। फ्यूजिंग फैक्टर हमेशा 1 से ज्यादा होता है, हमेशा 1 से ज्यादा।
हाँ भाई दोस्त, डाइवर्सिटी फैक्टर 1 से ज्यादा या कम? फॉर्मूला बताओ। कुछ भी है, कुछ भी फेंकोगे और चल जाएगा, यही मारेगा पड़ोसी। अब ये बताओ। हाँ, अधिकतम मान, वेरी गुड वेरी गुड। अब बता, लोड फैक्टर 1 से ज्यादा की कम? बिजली की कम मूल्य के लिए डाइवर्सिटी फैक्टर ज्यादा होना चाहिए कि कम? अरे बिजली का जो कॉस्ट है वो कम आए है भाई, तो डाइवर्सिटी फैक्टर कम होना चाहिए या अधिक? और लोड फैक्टर, लोड फैक्टर पक्की बात है अधिक से अधिक होनी चाहिए। अब ये लड़का बताएगा दोस्त, नहीं नहीं ये तुमसे आगे। हाँ जी, प्रतिरोध की इकाई बोलो। ओम। प्रतिरोधकता, हाँ रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। कंडक्टेंस की, अच्छा, ओम का नियम क्या है? बढ़िया बढ़िया, यहां तक सही है, आगे बढ़ो। सप्लाई होने वाली धारा सप्लाई वोल्टेज के समानुपाती होती है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, SF6 गैस सर्किट ब्रेकर के विशेषताएं बता दोस्त। ये विशेषता है इसकी, ये नहीं विशेषता है क्या इसकी? विशेषता का मतलब क्या समझते हो? ये तो बेचारा डिसएडवांटेज था। चांस कम होता है, चल ठीक है। अच्छा, ठीक है। नीरज जी, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वेरी गुड। रिपीटेड ऑपरेशन के लिए करते हैं, करंट चॉपिंग आती है इसलिए रेजिस्टेंस स्विचिंग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा शोर होता है। रेटिंग ऑफ फ्यूज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर। ठीक है जी, देखो एक लाइन लिखी है लेकिन ये बड़ी जरूरी है। रेटिंग पूछ लेता है, किस में होती है बेटा? एम्पियर में होती है। लिखना चाहोगे तो लिखो ना इन चीजों को, या लिख लिया? चलो लिख लिया तो भाई है, लो भाई। जरा टाइप्स ऑफ फ्यूज पे चलते हैं, जो तुम्हें रटना है पूरा।
टाइप्स ऑफ फ्यूज। सुंदर सुंदर है वैसे ना, किटकैट पे तो खूब खेले होंगे तुम लोग, हैं? क्या कर दिया था? है? हाँ, तो चलते हुए इसी तार को पकड़ रहा होगा। है? राउंड भी अब आ गया, राउंड। राउंड टाइप फ्यूज, किटकैट टाइप। किटकैट का नाम दूसरा है रीवायरेबल कार्टेज HRC सेमीकंडक्टर। एक दो एक्स्ट्रा और जोड़ा है हमने, CCl4 वगैरह सब मिलेगा। चलो जी, ये आ जाओ जी राउंड टाइप। है? ये बना रहे क्या तुम? अच्छा अच्छा। हाँ, ये तो सब लिखेंगे अब आगे ना। यही पूछेगा, यही सिंबल बच रहा है, इससे अलग 300 सिंबल है वो नहीं पूछेगा। हाँ हाँ, ये तो कुछ है नहीं जबकि सिंबल। नहीं, प्रकार तो जितने कई है, ये मुख्य है ये। अभी तो CCl4 भी लिखा हमने इसमें। अच्छा जी, कार्टेज वाले के भरोसे रहेगा बस। यार अपने अपनी इनकी विशेषताएं हैं, जैसे गांव देहात में जाएंगे आप, सुरक्षा के किटकैट को भी खूब करेंगे। हाँ भाई दोस्त, आप अच्छी रेटिंग के साथ जाएंगे HRC भी करेंगे। HRC बहुत फेवरेट है भाई, क्योंकि एकमात्र यही ऐसा है जो ओवरलोड करंट को झेल सकता है। चलिए बेटा, ये होता है जी राउंड टाइप। लेकिन ये आपने बहुत कम देखा होगा, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। और नॉर्मली ये लिख भी दिया हमने, इज नॉट यूज्ड कॉमन फ्यूज। ये बहुत कॉमन फ्यूज नहीं है, इसे हम लोग बहुत कम रेटिंग के लिए, जैसे 250 वोल्ट, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर या फिर मिली एम्पियर की रेंज में इस्तेमाल करते हैं। जब हम छोटी दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उस जगह पर हम लोग इस फ्यूज का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बहुत कॉमन नहीं है, बहुत फेमस नहीं है बेचारा। भाई कहीं भी कर लो, 250 वोल्ट, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर, मिली एम्पियर रेंज में अगर कोई होगा तो यही फ्यूज है। दिस टाइप ऑफ फ्यूज यूनिट कंसिस्ट फ्रॉम बैकेलाइट और पोर्सलिन बॉक्स। ये जो बना रखा है ना, ये बैकेलाइट या पोर्सलिन का बॉक्स के अंदर पिन लगी हुई है। ये बना तो रखी पूरी की पूरी अपना। अरे ये एलिमेंट है तो इसमें, इन दोनों के बीच में अपना जोड़ के दिखा तो रखा है। ये खराब होगा बेटा, जल फूक जाएगा और क्या करोगे। ये दिखा तो रखा है, ये क्या करोगे। हाँ, तो इतना महंगा नहीं है ना, इस पे लिख भी दिया यार, देखो इसके सामने भी देख पा रहे होंगे ना, 250 वोल्ट, 5 एम्पियर। तो ये कम रेटिंग वाला है, बहुत कॉमन फ्यूज नहीं है। कॉमन तो ये वाला है। हाँ, ये वाला है कॉमन, जिसे तुम्हें देखते ही अपनापन फील आएगा। ये है। देखो बेटा, हमने लिखा भी है कि ये घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। कभी कभी तो कनेक्शन टूट जाता है मेरा पूरा हिंदी से ना, फिर पकड़ता हूं मैं। यूज इन डोमेस्टिक, घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल करेंगे, और स्मॉल स्केल यूजेस, छोटी रेटिंग के लिए इसे भी इस्तेमाल करेंगे। अब जरूरी सिर्फ क्या है, जो बेस दिखा रखा है ना, ये है जी पोर्सलिन का। अब बात आ जाती है नीरज बाबू के पास, ये पोर्सलिन किस पदार्थ को कहते हैं। अच्छा, किस किस से मिलके बना हुआ है।
अच्छा बेकेलाइट भी बोल रहा है यार, बोल बोल बोल। अच्छा भाई ईमानदारी से बताओ, हमने एक दिन ये इसे तो खास कर जो ये 2-4 बच्चे, हाँ भाई अरुण, हमने लिखा नहीं था तुम्हारे नोट्स में। हम लिखाएंगे तो सब प्रभु के दया से, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम पढ़ोगे नहीं। हमने बड़ा इंपॉर्टेंट में कहा था कॉइलिन फ्लैट्सफर क्वार्ट्स, लिखाए थे भाई नोट्स में। अच्छा जी, इसे हम 650 वोल्ट तक इस्तेमाल करेंगे और करंट रेटिंग देख लो भाई इसके, लेकिन इतने पे मेल्ट वेल्ट हो जाता है, घरों में तो 15 एम्पियर पे भी काम चल जाता है। तो 16 एम्पियर से 500 एम्पियर तक। अब एडवांटेज भी देख लो, कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़बाजी तो नहीं करनी पड़ी, सिंपल है ना। तो ये लिख दिया जी, सिंपल है, जल्दी इंस्टॉल किया जा सकता है, रिप्लेस करने में कम समय लेगा, तुरंत रिप्लेस किया जा सकता है, सस्ता आ जाता है यार, और रिक्वायर्ड यानी मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, एक बार बना के अपना लगा दिया, उसके बाद ये नहीं कि आपको तेल डालना या आज ग्रीस खत्म हो गया इसका, ऐसी कोई मेंटेनेंस नहीं करनी। खराब होगा तो भाई फिर तुम्हें अपना पूरा तार को नया लगाना पड़ेगा। डिसएडवांटेज देख लो जी, काम करने की क्षमता तो कम है। क्या 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 हुआ, अब बता नहीं, घरों में करेंगे लैड और टीन वाले को, और ऊपर थोड़ा सा 10 एम्पियर से ज्यादा पे करोगे कॉपर को, और पैसे ज्यादा है तो सिल्वर करो। लिखाए तो है ये, अरे लिखाए नहीं था, अप टू 10 एम्पियर अपने अपनी फिर कहानी है भाई। लेड प्लस टीन, इससे ज्यादा पे हम लोग क्या करते हैं, कॉपर को करते हैं हम लोग। इसे तो तुमने बनाया होगा कॉपर के तार से यार, आईटी में सिखाया था। अरे हमने फिर वही, हमने घर में भी सीख रखा है यार ये। हाँ हाँ, और क्या, तो कलाकार आदमी, तो कुछ भी कर देगा। ये होता है फ्यूज कैरियर, और ये होता है देखो बेस। अरे बेस को इसमें दीवार में तुम फिट रखते हो, कैरियर है जिसे आप निकाल के तार बार को बदल सकते हो। देखो यार, यहां दिक्कत ये है, एक ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण ना फ्यूज मटेरियल धीरे 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 खत्म होता चला जाता है, ये समस्या है। लिखोगे नहीं ये जिस पे अंडरलाइन किए है, हीरो ना बनो, लिख लो इन्हें। अरे तेवतिया जी 2-4 चीज तो लिखोगे ही, इससे पहले वाले कुछ ना लिखो। क्या क्या लिखोगे, किटकैट फ्यूज, इसमें लिखना है कि यह घरेलू तार के या घरेलू वायरिंग में नॉर्मल है, इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसमें रेटिंग लिखो, 600 वोल्ट, 650 और 16 एम्पियर से 500 तक इस्तेमाल होता है, पोर्सलिन का बेस बना होता है। ये एडवांटेज जोड़ो, यह साधारण है, यह जल्दी से फिट किया जा सकता है, यह बहुत कम समय लेता है तार को बदलने में, ठीक है, इसे किसी प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, यह सस्ता होता है। इन्हें लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लो ना। चलो भाई मर्जी तुम्हारी, कोई बात नहीं, लेकिन आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि ये पॉइंट जरूर लिख लेना, बाकी लिखो ना लिखो, जो जो लिखवाए ना ये पॉइंट जरूर जोड़ लेना, कभी पता चले कि अपना छोड़ो जी, अपना छोड़ मत देना, ये जरूरी है। डिसएडवांटेज क्या है, कैपेसिटी कम है बेचारे की। कैपेसिटी जल्दी फ्यूज हो जाएगा ना कम करंट पे। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब है, देखो जैसे एचआरसी फ्यूज है, अगर ओवरलोड करंट थोड़ी देर के लिए बह जाए तो वो जब भी नहीं जलेगा, फॉल्ट क्लियर, फिर वापस अपना उसी स्टेट में आ जाता है जो नॉर्मल वाली स्टेट थी। इसमें लोड करंट थोड़ा ज्यादा हुआ, ये खराब हो गया, ये था। तो रप्चरिंग
कैपेसिटी अच्छी नहीं है इसमें, एकदम खत्म। ये विशेषता एचआरसी में है, इसलिए तो इसका नाम लिखा गया हाई रप्चरिंग कैपेसिटी एचआरसी फ्यूज, कि इसमें लोड करंट कुछ समय के लिए अगर बहेगा तो ये जलेगा नहीं, फॉल्ट क्लियर होते ही ये फिर वापस उसी अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। हाँ, एचआरसी फ्यूज की विशेषता है, इसमें फ्यूज होगा तो ये तुरंत अपना समाप्त। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई फॉल्ट हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत कम समय के लिए धारा बहेगी, उसके बाद फिर नॉर्मल है, तो ये जैसे ही धारा एक दो बार हाई होगी ये समाप्त हो जाएगा। एक बार हल्की सी धारा ज्यादा हुई तो ये समाप्त है, इसके बाद बदलना पड़ेगा। लेकिन एचआरसी में ये एडवांटेज है हमारे पास। हाई रप्चरिंग कहाँ है? बोल जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा ना। मैंने कहा कभी बोले हाय बाय और क्या हाल चाल है भाई, ऐसे बोले कभी। समझता सब हूं मैं, ले रहा। अरे यही तो है, कार्टेज लिखो। यही बोलेगा। जैसे एक दिन मैं ऐसे पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा किसी को कोई दिक्कत, तो जैसे गाँव में बोलते हैं ना कि हटके बताओ, मतलब हटके बताने का मतलब होता है रिपीट कर दो जी, दोबारा बता दो। तो बच्चे ने कहा कि जी गुरु जी हटके बताओ। मैं कहा ठीक है भाई, मैं बोर्ड से पीछे हट गया। मैंने कहा ठीक है भाई, ले अब बताता हूँ तुझे। अब समझ गया था जबकि मैं इस समय, लेकिन मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी फिरकी ले ले। मैं समझ गया था, मैंने कहा इसका मतलब है रिपीट करना, क्योंकि हमने भी कई बार इस्तेमाल करते थे गाँव में, तो ये शब्द बड़ा कॉमन है। कार्टेज फ्यूज है, इंपॉर्टेंट टाइप लिखेंगे। देखिए किटकैट फ्यूज पूर्णतः बंद नहीं है, तभी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसमें लिख लो, यह पूर्णतः बंद नहीं होता है, ये बंद नहीं है। मतलब अगर पूरी तरह बंद रहे तो बाहर से ऑक्सीजन का कोई प्रभाव ना पड़े, ये पूर्णतः बंद नहीं है। ये कहीं तुमने भाई, ये तो तुमने लगा दिया ना, अब ऑक्सीजन का स्पेस तो छोड़ दिया तुमने जाने का। और जो ये कार्टेज फ्यूज आएंगे अभी एचआर से आएंगे, ये होंगे पूर्णतः बंद। ये देखो जी, कांच में ये पूरा लगा रखा आपने, ये पूरा, तो यह पूरी तरह से टोटली एनक्लोज्ड का मतलब होता है यह पूर्णतः बंद होता है। क्या हो गया जी, यह पूर्णतः बंद होता है। फिर देखो जी, रेटिंग कितनी है, 800 एम्पियर तक, 600 वोल्ट 800 एम्पियर तक। इससे भी ज्यादा एक बढ़िया जो हम लोगों को मिलेगा अभी, इससे भी ज्यादा अच्छी विशेषता वो मिलते फिर एचआरसी के लिए। हाई रप्चरिंग फुल फॉर्म भी आती है पेपर में। इसमें यह पूर्णतः बंद होता है, इसमें ये भी प्लीज जोड़िएगा, इसमें फ्यूज एलिमेंट में ऑक्सीडेशन प्रभाव नहीं होता है। चले, ये दो तीन लाइन है लेकिन जरूरी है। हमने कहा देखो, रिलेज बेटा, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज, लाइटनिंग अरेस्टर और फॉल्ट, ये 4-5 को मिला दे तो हमारा एक बढ़िया 7, 8, 10 नंबर तक का कलेक्शन बनने का चांस होता है, क्योंकि ये सभी हमारी सुरक्षा वाली प्रणाली है।
चलिए भाई श्याम सुंदर जी, इन बच्चों को ये बताओ जरा, सबसे ज्यादा खतरनाक फॉल्ट कौन सा है? सबसे खतरनाक 3 फेज फॉल्ट, ये बताएगा अब सोनू जी बताएंगे सबसे ज्यादा कौन सा होता है। सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा फॉल्ट कौन सा होता है? हाँ भाई सुमित जी, ए का मान क्या है? ए का मान, ए ऑपरेटर ए पढ़ाया था। ए का मान 1, ए ए ए ए, अच्छा स्मॉल है, सॉरी। सात सौ छियासठ भाई, ना बढ़िया बात नहीं है। तुम्हें मैंने क्या कहा कि भाई ज्यादा कुछ ना करो, लेकिन ये तो सीख लो, ये तो पढ़ के जाना पड़ेगा। -0.5 प्लस 0.866 लिखा रखा है यार। हाँ भाई, ये लड़का बताएगा। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सभी जो सीक्वेंस होती है वो कैसे जुड़ी होती है? अब तुम वो, अब ये डबल लाइन टू ग्राउंड में बताएगा कैसे जुड़ी होती है। डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए जीरो सीक्वेंस करंट में बेटा पॉजिटिव में निगेटिव में रिश्ता बता क्या होता है। और अपने नोट्स खोलो ना, इंपॉर्टेंट में एक एक लाइन ही तो लिखा रखे सब में। तुम हीरो बने पड़े, तीनों करंट का योग 0 के बराबर। कमाल कर रहे हो यार। हमने क्या कहा ईमानदारी से, 140 नंबर का हमारे नोट्स में मिलेगा, लेकिन तुम हीरो बनोगे पढ़ोगे ही नहीं फिर। ओए, पर यूनिट इम्पीडेंस का फॉर्मूला बता, ओम में क्या लिखेगा, केवी और एमवीए में रिश्ता बता क्या बनाएगा, फॉर्मूला बोल, नहीं तो आज मार पड़ेगी तेरे ऊपर। तुम बोलो। चल बेस इम्पीडेंस ही बोल दे। बेस इम्पीडेंस जेड बेस बराबर है, जेड बेस बराबर KVB² अपॉन MVA। और ये कहा कि बाकी कुछ मत करना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। राकेश जी, ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इंपीडेंस का मान कितना आता है दोस्त? वेरी गुड। ट्रांसफार्मर में, हाँ भाई गौरव जी, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कितने टाइप के पढ़ाए? कौन कौन से? हावलेट, कैप या कोर या लिंक? कैप और कोर या लिंक एक ही है इनके नाम। पिन टाइप इंसुलेटर कहां तक इस्तेमाल करेगा दोस्त? है 11 से 33। अरे नालायक, 33 लिखा रखा ना। हाँ बैठा है, अजय बता देगा। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर कहाँ यूज करेंगे बेटा? हैं मोड पे, कर्व जहाँ था। हाँ भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट में मॉडरेटर क्या काम करता है? सही से बताना, बता रहा हूँ मैं।
रिएक्शन 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 टकराने से पहले इनकी स्पीड को थोड़ा स्लो करेगा। मन नहीं है क्या पढ़ने का? नहीं है? अब तुम लोग भी तो सडन पूछते हो। चल अच्छा, अब आराम से पूछते हैं। बताओ भाई बच्चे, हाइड्रो पावर प्लांट में पेनस्टोक का कार्य क्या है? चलो बहुत बढ़िया। आइए जी, HRC फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। भाई एक तो इसके फुल फॉर्म बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा फ्यूज है बेटा जो कम रेटिंग से हाई रेटिंग तक अवेलेबल रहता है। जैसे कि हमने लिखा भी है, देखो 2 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक ये अवेलेबल रहेगा। ये पावर रेटिंग है बेटा 50 500 MVA और 66 kV। एडवांटेज देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें किसी तरह की कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। इसमें हाँ, या तो सिल्वर या फिर अच्छी क्वालिटी का कॉपर, क्योंकि सिल्वर का एक एडवांटेज है। वैसे भी अच्छी क्वालिटी का कॉपर भी कई जगह देखने को मिलेगा, लेकिन टीन और लेड को बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑक्सीडेशन समस्या नहीं है, नहीं आएगी। बंद है ना ये? देखो जी, इसका मतलब है समय के साथ समाप्त नहीं होता, क्योंकि बंद है। किस तरह का जी? एनक्लोज्ड है, बंद है। फ्रेम भी देखो ना, ऊपर पूरा बंद है यार, खुला नहीं है। दे हैव इनवर्स टाइम करंट करेक्टरिस्टिक्स। मतलब समझाएं? लिखा ऑलरेडी हमने, हिंदी में लिखा हमने कि ज्यादा धारा तो कम समय में फॉल्ट को क्लियर कर देगा। डिसएडवांटेज भी है इसमें। समस्या यह है कि हर एक ऑपरेशन के बाद इसे बदलना पड़ता है। इसमें यह नहीं कि एलिमेंट एलिमेंट तुम चेंज करो, ऐसा कोई मैटर नहीं है। पूरा का पूरा ही बदलना पड़ेगा तुम्हें। इंटरलॉकिंग ये लिख दिया कि इंटरलॉकिंग, या कहें कि खराब हो गया तो अपना इसे निकालिए एलिमेंट को, फिर बदलो बदलो, ये कोई लगाने की सुविधा नहीं है, पूरा बदलोगे। इसमें इंपॉर्टेंट ये लिखेंगे बेटा कि यह कुछ देर तक ओवरलोड धारा को सहन कर सकता है। हाँ, यह ओवरलोड या रेटिंग से ज्यादा धारा को बेटा कुछ देर तक बर्दाश्त कर सकता है, सहन कर सकता है। हैं? क्या क्या होता है? हाँ हाँ, सबका ही ग्रेटर देन 1 मिलेगा तुम्हें। फ्यूजिंग फैक्टर किसी का 1 से कम नहीं मिलेगा। एक से ज्यादा मिलेगा फ्यूजिंग फैक्टर। क्या? छोटे इंस्टॉलेशन में
जहां पर फोल्ट अकर का जो सीक्वेंस है वो बड़ी रेगुलर है, मतलब फोल्ट सीक्वेंस यानी कि छोटे छोटे फोल्ड कहीं पर अगर बार बार हो रहे हैं तो ऐसी जगह, छोटी मशीन से बड़ी जगह तक हर जगह सूटेबल है, 2 एम्पियर से 800 एम्पियर तक। आजकल तो ये मानो कि ये लेकिन सस्ता नहीं है, इसमें ये भी लिख लो कॉस्टली है, मतलब हल्के में मत लो। किटकैट नहीं है किटकैट वाली चॉकलेट नहीं है ये महंगी वाली 100 रुपए वाली चॉकलेट, वो नहीं है 5 रुपए वाले डेयरी मिल्क। किसका? अरे यही तो लिखा ही है, समय के साथ में समाप्त नहीं होना, सबसे पहले लिखा है तो ऑक्सीडेशन के कारण डेटरेट, इसका ही तो मतलब है इंग्लिश हिंदी में, समय के साथ समाप्त नहीं होता, ये लिख लो चाहे। अरे ये ज्यादा अच्छा है, समय के साथ समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पैक है, बंद है, ऑक्सीजन का संपर्क में आने का कोई मतलब ही नहीं है। ये था जी। हाँ यार, एडवांटेज में लिखा हमने ये, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, कोई कॉपरेशन है। हाँ, हर बार जब भी एक बार ये फोल्ड को क्लियर करवाया बदलना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक आग को ये बताए तो इंटरलॉकिंग ये कोई पॉसिबल नहीं है, एलिमेंट वगैरह कुछ चेंज नहीं करेंगे, ऊपर वाले का ही वर्जन है दूसरा। अच्छा, आग को बुझाने के लिए खासकर जो बिजली से लगी हो क्या करते हैं दोस्त? CO2 करते हैं, बहुत बढ़िया। CCl4 भी बहुत मस्त है, कार्बन टेट्रा, हाँ हेलोन भरोगे क्या इसमें है? इथेन सही लिखा है लेकिन इथेन नहीं भरते ना, हेलोन तो बढ़िया है। करते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत फेवरेट होता है दोस्त ये, लिखाएंगे तुम्हें AB, कपड़ों से लगी आग, हाँ सब लिखाएंगे तुम्हें, छोड़ दो ना ज्यादा, कोई ऊपर वाले तो पॉइंट है ये दूसरा भी। अब लिखो ये, ले लो फोटो ले लो। तुम्हें रटाने वाली चीजें हमने निपटा ली, अब पावर सिस्टम है समझाने वाली चीजें। ये रटाने वाला डाटा है कि कौन से की कितनी रेटिंग है, कौन सा ओवरलोड को झेल सकता है, ये रटना पड़ेगा। जैसे कुछ ऐसी चीजें हैं, टीन लेड वाला पेपर में फंसता है दोस्त, क्या विशेषता है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो, ये फेवरेट है मतलब एग्जामिनर के। चले क्या? थोड़ा सा निपट गया, देखो गर्मी हो रही है, इसे भी कर लो भाई। ये रहा देखो, टेट्राक्लोराइड, ये कुछ और बीमारी नहीं, हमने लिखा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम पूछ लेता है, देखो ना ये ऐसे में दिखता है, ये ऐसे में दिखता है। बारिश अच्छी खासी हो गई आज तो। 6-7 तारीख का तो हाई अलर्ट है। है? अच्छा,
मुंशी जी नहीं आए क्या अभी तक? हाँ, लिक्विड का मतलब तो समझते होंगे। इसे ये लिख लो यहाँ ना, इसे लिक्विड फ्यूज भी कहते हैं। ये पॉइंट इसमें सबसे ज्यादा ये है। अरे इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड भरी रहती है पूरे में, क्योंकि कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जो इलेक्ट्रिक आर्क होती है उसको बुझाने की बहुत अच्छी क्षमता होती है कार्बन टेट्रा क्लोराइड की। तो इस फ्यूज में जो मेन रोल है वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड के लिए। कम रेटिंग के लिए ज्यादा प्रीफर किया जाता है। कुल मिला के HRC के सामने सारे फेल है। अगर विशेषताओं में देखूं तो सब फेल है। आजकल तो कई जगह ऑटोमोबाइल में भी इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्त इसे, CCl4 वाले को। जो आपने ये पढ़े हैं इन्हीं के साथ साथ देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है तो एक सेमीकंडक्टर टाइप फ्यूज भी है। तो नेक्स्ट है हमारा ये सेमीकंडक्टर टाइप फ्यूज। अब हमने इसलिए लिखा क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है दोस्त इस पे। अब एक बात बताओ, सेमीकंडक्टर जितने भी स्विच है, एक तो ये स्विच है और एक सेमीकंडक्टर बेस स्विच है। क्या आपको पता है कि सेमीकंडक्टर पर आधारित जो स्विच है वो बहुत फास्ट होते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी वाले अगर स्विच की बात करें तो हम मॉसफेट वगैरह को बहुत प्रीफर करते हैं। तो देखो ये इसलिए हम लोगों ने लिखा भाई कि दे आर वेरी फास्ट, ये सबसे ज्यादा तेज फ्यूज है। वेरी फास्ट का मतलब तो आप ये लिख लो कि सबसे तेज फ्यूज है, सबसे तेज ऑपरेट होने वाला फ्यूज है। सबसे तेज ऑपरेट होने वाला फ्यूज बेटा ये है। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये पेपर में आती है यार। सबसे तेज फास्टेस्ट फ्यूज बताइए, सेमीकंडक्टर फ्यूज। तो सेमीकंडक्टर फ्यूज हमारा जो बनाते हैं, देखो एक हमारा पूरा चैप्टर इस पर आधारित है बेटा, थायरिस्टर। क्योंकि थायरिस्टर डील करता है हमारा, ये कैपेबल है किलो वोल्ट और किलो एम्पियर की रेटिंग में ऑपरेट करने के लिए। थायरिस्टर थायरिस्टर बहुत बड़ी चीज है दोस्त। पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक थायरिस्टर से बनी है। ये जितने तुम्हारे इन्वर्टर कन्वर्टर ये सब बने, सब थायरिस्टर पे बने हुए हैं। जो चार जिसमें लेयर होती है, 3 अलग अलग से टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड गेट, जिसमें होल्डिंग करंट होता है, लैचिंग करंट होता है। याद करो वही वाले की बात है। तो वोल्टेज रेटिंग है इसकी 130 to 1500 वोल्ट। ऑपरेटिंग आवर कम है, इसमें लिख लो। मतलब जो लाइव बोलते हैं ना एक तरह से, इसकी बाकी का कंपैरिजन में वो थोड़ा कम है। अच्छा, थायरिस्टर के बारे में आप लोगों ने कितने लोगों ने नॉर्मल सुना है बेटा? सुना है, पढ़ा है कुछ? क्या होता है? हे बाबा, हे प्रभु, मतलब पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की, इसकी पावर इलेक्ट्रॉनिक पूरी बाट लगा दी। क्या ही तो कहूं, कितने महान
भाई चचा वेरिस्टर और थायरिस्टर बहुत अलग चीज है। यार थायरिस्टर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड और गेट। ये अरुण बताएगा। चॉपर का क्या काम है दोस्त? ये देखो, DC2 वेरिएबल DC है, DC2 वेरिएबल DC में ही करता है ना? शाबाश। ये गौरव बताएगा। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या करता है भाई? है AC टू DC, लेकिन किस तरह के DC? फिक्स्ड DC, वेरिएबल DC, कंट्रोल्ड DC, कैसी? वेरिएबल, ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल। इन्वर्टर, हाँ भाई सोनू जी ये बताओ, AC वोल्टेज कंट्रोलर का क्या काम है? हैं? AC को DC, और रेक्टिफायर क्या करता है फिर? रेक्टिफायर क्या करता है? हाँ भाई मौर्या जी, AC वोल्टेज कंट्रोलर AC टू AC करता है। सही, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे हम यही कहेंगे कि बाकी कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन जिन बिंदुओं पे हमने इम्पोर्टेंट लिखा है उनको अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि वही पेपर के लिए पूरी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उनको स्किप मत करिएगा। डायग्राम तुम भूल भी जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन जरूरी है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी किसकी फुल फॉर्म है, इसकी रेटिंग क्या थी, है जी? क्या आपसे पूछ ले कि हाई रप्चरिंग कैपेसिटी में कितने, क्या मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है, या कह दें निम्न में से गलत बताइए, कोई विशेषता दे दें। आपको कहें फ्यूज एलिमेंट से संबंधित गलत ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और लिखा हो कि फ्यूज एलिमेंट का, हाँ भाई फ्यूज एलिमेंट का जो प्रतिरोध है बहुत उच्च होना चाहिए, कोई ऑप्शन दे दे, तो इसको इतना जरूर पढ़ लेना जितनी पॉइंट आपको लिखाए आपको, क्योंकि फालतू की कोई चीजें नहीं मैंने लिखाई, क्योंकि ITI के एग्जाम में नॉर्मल चीजें इससे संबंधित पूछेगा भी बेटा, और I समानुपाती D की पावर 3/2, बार बार बोल रहा हूं भाई, बहुत ही खास है, मत भूलिएगा। तो फालतू की चीजें नहीं करें, लेकिन इतना अवश्य कर लें, कभी इनमें से भी स्क्रूटनी करो कि इनमें से भी काटो कि ये भी कम करूं ये भी कम करूं, ऐसी हरकत नहीं करेंगे। कल सुबह 8 बजे मुलाकात होगी DC डिस्ट्रीब्यूशन और लाइटनिंग अरेस्टर चैप्टर के साथ में, ठीक है जी? कल हमारे 2 चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएंगे। 8 AM प्रातःकाल 8 बजे ना।